नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आइए हम देखते हैं इस नए वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आदि इत्यादि चीज़ें देखी। जो इन चीज़ों को न देखे हों वो इसके लिए हमारा पिछला वीडियो देखें, यह उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो हमको पता चला कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 भेद बताए गए उसमें। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग उनके होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, 5 वर्गों में जितने भी व्यंजन आते हैं सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 थे। कौन कौन? य, र, ल, व, 4 अंतस्थ व्यंजन थे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन थे? स, स, ह, तीनों स और ह, यह 4 मिलके ऊष्म व्यंजन थे। तो हमारी वर्णमाला का अगला भाग है अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है? ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। इसमें हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर ही हैं न तो व्यंजन ही है। उनकी गिनती न तो स्वरों में की जाती है न तो व्यंजनों में की जाती है। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अयोग वाह। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? एक हमारा है अंग और दूसरा है अ। हिंदी भाषा में 2 वर्ण हैं, इनकी गिनती न तो स्वर में की जाती है न तो व्यंजन में की जाती है। इनको कहा जाता है अयोगवाह। कौन कौन से हैं? अंग और अ। अयोगवाह के 2 भेद होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अंग अ। पहला प्रकार है इसका अनुस्वार और दूसरा प्रकार है इसका विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब क्या होता है? एक ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। विसर्ग मतलब क्या होता है? बगल में 2 बिंदी लगाई जाती है। ऐसा लगा है ना, यहाँ ऊपर एक बिंदी है, यहाँ साइड में 2 बिंदु बनाए जाते हैं। अनुस्वार क्या है? जब हम वर्णों के ऊपर एक बिंदु बना देते, वर्णों के ऊपर उच्चारण के लिए एक बिंदु बना देते हैं तो उसको अनुस्वार कहा जाता है। उसी तरह जब हम वर्णों के बगल में 2 बिंदु बना देते हैं तो वह विसर्ग कहा जाता है। जैसे इसका उच्चारण देखिए, जैसे हमको लिखना हो हंस। ठीक, हंस के लिए क्या किए? ऊपर एक बिंदी लगा दिए। हमको लिखना हो कंस। उसी तरह विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जैसे हमको लिखना है प्रातः। प्रातः बगल में 2 बिंदी लगा दिए। और नमः, यहाँ भी 2 बिंदी लगा दिए। कहने का मतलब यह है कि जब हमको ऊपर हम बिंदी लगाते हैं तो उसको कहते हैं अनुस्वार, और नीचे अगर बगल में 2 बिंदी लगाते हैं उसको कहते हैं विसर्ग। ठीक। अयोगवाह के 2 भेद होते हैं। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह 2 तरह के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? जहाँ पे ऊपर बिंदी लगाई जाती है, वर्णों के ऊपर जब बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। वर्णों के बगल में जब 2 बिंदी लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम अनुनासिक। अनुस्वार पढ़ा हमने, विसर्ग पढ़ा। अब वर्णमाला में अगला पॉइंट है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि प्रायः वर्णों के ऊपर हमको चंद्रमा जैसी एक आकृति मिल जाती है। एक चंद्रमा जैसा बना होता है, ऊपर बिंदी लगी होती है।
इसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक ऐसे वर्ण जो मुंह और नासिका, नासिका मतलब नाक, मुंह और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जो था वह नाक की सहायता से बोला जाए, उसको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती। लेकिन अनुनासिक जो होता है इसको बोलने में मुंह और नासिका दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, और इसका सिंबल होता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार का सिंबल एक बिंदु था, लेकिन अनुनासिक का सिंबल है चंद्र बिंदु। जैसे हमको लिखना हो चांद, तो हम च के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, चांद हो गया। इसी तरह जहाँ पर भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिखे तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक कहेंगे उसको। आगे होता है एक हल। हल, हल का चिन्ह लगता है। हल मतलब हलंत। हलंत क्या, हमने आपको बताया, अभी पीछे बताया था, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो वह समझा जाता है कि यह स्वर रहित व्यंजन है, इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। तो जहाँ पर हलंत यह चिन्ह लगा रहेगा वह स्वर रहित समझा जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए क है, क के साथ स्वर मिला हुआ है, क के साथ स्वर मिला हुआ है। अगर हम इसके नीचे हलंत लगा दिए तो यह स्वर रहित हो गया। मान लीजिए माँ है, माँ में भी स्वर मिला हुआ है, इसको हमको स्वर रहित बनाना हो तो क्या करेंगे? इसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक। मान लीजिए ल है, ल में भी स्वर मिला हुआ है, तो स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित मतलब बिना स्वर के करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे एक हलंत लगा देंगे। ठीक। तो यह हो गया हल चिन्ह। हमने इसमें देखा अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, और अयोगवाह भेदों के क्या क्या सिंबल, क्या क्या चिन्ह होते हैं। उसके बाद अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, अनुनासिक बोला कैसे जाता है। अनुनासिक के बाद हमने देखा कि हलंत, हल क्या होता है, हल को हलंत भी कहते हैं। हल को क्या कहते हैं? हलंत भी कहते हैं। इसके नीचे भी ऐसे रहेगा हल का चिन्ह, हल को हलंत भी कहते हैं। अभी हमने देखा अनुस्वार और अनुनासिक दोनों चीज़ें अनु से स्टार्ट होती हैं। आपको हम थोड़ा इनका अंतर बता देते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक में अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है? अनुस्वार जो है यह नाक की सहायता से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? अनुस्वार नाक की सहायता से बोला जाता है, जबकि अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों मिलाकर के बोला जाता है, दोनों की सहायता से बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा हंस, हंस पढ़ा था हमने। हंस बोलने के लिए उच्चारण करिए आप, हंस, नाक की सहायता लेनी पड़ रही ना। इसमें हमने क्या पढ़ा था? चांद। इसमें हमने पढ़ा था चांद। अब इसका उच्चारण करके देखिए, चांद, मुंह और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो दोनों का यही मुख्य अंतर है कि इसको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक। चलिए, इसके बाद है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या हैं? आगत वर्ण क्या हैं? तो हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि विदेशी अन्य भाषाओं के आए हुए हैं। तो जो वर्ण अन्य भाषाओं से आए हुए हैं उनका उच्चारण सही उच्चारण के साथ हो, उनका उच्चारण सही ढंग से हो, जैसे वे अपनी भाषा में बोले जाते हैं उसी तरह हमारी भाषा में भी बोले जाएं। इसके लिए हमारी हिंदी भाषा ने कुछ ध्वनियाँ विकसित की, कुछ ध्वनियाँ विकसित की जिसको कहते हैं आगत वर्ण।
विदेशी वर्णों को हिंदी में ज्यों का त्यों उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ विकसित की गई, जिनको कहते हैं आगत वर्ण। ये ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ये ध्वनियाँ 3 हैं। एक है आ, दूसरा है ज और तीसरा है फ। आ ज फ। आ जो है यह अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग होता है, जबकि ज और फ उर्दू, फारसी, अरबी फारसी शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आ का एक प्रयोग देखिए, हम लिखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर लिखें तो यह शुद्ध नहीं माना जाता है। इसके ऊपर यह आगत वर्ण का जो यह सिंबल है आ का, यह लगाते हैं, तब यह शुद्ध हो जाता है। आ जो है यह स्वर वर्ण है और यह दोनों जो हैं व्यंजन वर्ण हैं। आगत वर्ण में आ स्वर वर्ण है और ज फ जो हैं यह व्यंजन वर्ण है। अब हमने आगत वर्ण पढ़ा, आ ज फ 3 चीज़ें हमको मिली, जिसमें से आ जो है यह स्वर वर्ण है, ज फ जो है यह व्यंजन वर्ण है। अब एक है नुक्ता। नुक्ता, अभी हमने जो पढ़ा ऊपर आ ज फ, ज और फ के नीचे एक बिंदी लगी थी, ज और फ के नीचे एक बिंदी लगी थी। प्रायः अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमको इसके विषय में जानना जरूरी है। तो क्या था आगत वर्ण? क्या था? आ ज के नीचे एक यहाँ इसे बिंदी थी और फ के नीचे यहाँ भी एक बिंदी थी। आ ज फ। तो यह जो बिंदी यहाँ पे प्रयोग की गई है, यह बिंदी यहाँ प्रयोग की गई है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। यही बिंदु जो है क्या कहलाता है? नुक्ता। नुक्ता में और कुछ नहीं है, जो ज फ के नीचे बिंदु लगता है अरबी फारसी भाषा में प्रयोग करने के लिए, उसी को कहते हैं नुक्ता। इसका प्रयोग प्रायः अब नहीं किया जाता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और हल क्या होता है, हलंत का चिन्ह क्या होता है, आगत वर्ण क्या होते हैं, नुक्ता क्या होता है। इन चीज़ों को हमने आज पढ़ा इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम वर्णमाला का एक और इम्पॉर्टेंट मैटर पढ़ेंगे, र जो है र कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। र के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जो न समझ में आए कमेंट के द्वारा हमको पूछिएगा। बाकी चीज़ें जो हैं र से रिलेटेड हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।